ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे शारीर स्थान का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अतुल्य गोत्रीय शारीर। ठीक है, शारीर स्थान में पूरा गायनी का पोर्शन रहता है, जो कि 3rd ईयर वाला है। हमें अभी इस पॉइंट पे ये कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नियर है अब। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें हर एक चैप्टर की वही उठाएंगे मेन। और ये पढ़ाने के बाद 2 से 7 तक के मैं चैप्टर्स आपको पढ़ा दूंगी। उसके बाद एक बार आप अपना पेपर उठा के देखिएगा कि शारीर से क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अतुल्य गोत्रीय शारीर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संतान उत्पत्ति विषयक देखो, संतान उत्पत्ति से रिलेटेड 36 क्वेश्चंस का वर्णन हमको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। ठीक है, वो 36 क्वेश्चंस का वर्णन जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, उन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शुक्र के बारे में बताया जाता है कि शुक्र जो है वो सौम्य होता है, यानी कि जल महाभूत प्रधान होता है। उसके अलावा 6 रसों से मिलकर इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि और ये क्या है, एक तो ये धातुओं का सार भाग भी है, प्लस ये 6 रसों से मिलकर 6 रसों से इसकी उत्पत्ति होती है। षड्रस भी ये होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा शुक्र में 4 पाद होते हैं, मतलब 4 महाभूत मौजूद होते हैं। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश इसमें नहीं मौजूद होता है। ये सब याद करने वाली बातें। फिर आता है भूत, हिरण, गर्भ। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस चीज़ को स्किप करेंगे। फिर संतान उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो संतान उत्पत्ति का क्या है कि जब शुक्र और आतर्व का संयोग होता है तो फिर उससे गर्भ निर्माण होता है, फिर आगे चल के संतान उत्पत्ति होती है। ये हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि जो वो जिसे जो इंग्लिश में हम लोग मॉडर्न में जिसे जाइगोट वगैरह कहते हैं, तो ये उसकी रिलेटेड बात करें कि अगर उस गर्भ में रक्तेन ज़्यादा, रक्तेन कन्या आधिक्येन, मतलब रक्त वाला पोर्शन यानी कि आतर्व वाला पोर्शन अगर ज़्यादा है उस गर्भ में, तो कन्या की उत्पत्ति होगी। और अगर शुक्र का ज़्यादा है तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, ऐसा यहाँ पे बताया। उसके बाद यमल, एक्चुअली यमल भी वही जाइगोट के लिए वर्ड और गर्भ वगैरह के लिए यूज़ किया। तो उन्होंने कहा है कि जैसे शुक्र और आतर्व के संयोग से गर्भ का निर्माण, वो जाइगोट बनता है, फिर वो क्या है, वो ये आगे चल के ऑफस्प्रिंग वगैरह बनेगा। तो इसमें बोला हुआ है कि शुक्र और आतर्व के संयोग से क्या हो रहा है कि जब वायु, जो वो पर्टिकुलर सेल बन रहा है, जो वो पर्टिकुलर जाइगोट बन रहा है, उसको 2 भाग में वायु बांट देती है। अब जो ये 2 भाग बने हैं ना, ये यहाँ पे ट्विंस की बात की जा रही है। तो अगर ये दोनों भागों में शुक्र की अधिकता रहेगी तो दोनों पुत्र बनेंगे, और जब आतर्व की अधिकता रहेगी तो दोनों कन्याएं बनेंगी। और एक भाग में शुक्र और एक भाग में आतर्व अधिक रहेगा तो एक पुत्र एक कन्या ऐसा बनेगी, इन्होंने कहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट आती है वो आती है चरक के अनुसार अष्टविध गर्भ विकृतियाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गर्भ विकृतियाँ वो पूछ सकता है। तो गर्भ विकृतियों में क्या है, 8 चीज़ें आती हैं। द्वेरता, पवेंद्र, ये सब एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्या है गर्भ विकृति, जिसका नाम है द्विरेता। द्विरेता में क्या है कि स्त्री प्लस पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त शुक्र और आतव के संभाग में उत्पन्न। एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पे जाइगोट बन रहा है उसमें ऐसे हमने क्या पढ़ा था कि जब शुक्र की अधिकता होगी तो वो पुरुष बनेगा, आतर्व की अधिकता रहेगी तो वो कन्या बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब जो गर्भ बना है इसमें शुक्र और आतर्व दोनों समभाग में, दोनों बराबर है, किसी की भी अधिकता नहीं है। तो इससे जो संतान बनेगी वो द्विरेता बनेगी, ऐसा यहाँ पे बोला है। सेकेंड क्या विकृति हो सकती है, पवनेन्द्र। इस सिचुएशन में क्या है कि शुक्र के स्राव की जगह यहाँ पे कुछ निकलेगा नहीं और यहाँ पे वायु निकलती है। इस वजह से क्या है, शुक्राशय नष्ट हो जाते हैं। जो भी गर्भ है या जो भी जाइगोट वगैरह है, वहाँ पे इस तरीके की दिक्कत हमें देखने के लिए मिलेगी कि ये पवनेन्द्र जो है गर्भ विकृतियों में किस तरीके से आ रहा है कि मैथुन में शुक्र स्राव के स्थान पर वायु निकलना, और इस वजह से क्या होता है, शुक्राशय का नाश हो जाता है, शुक्राशय नष्ट हो जाता है। उसके अलावा अब ये हमें यहाँ पे बताते हैं ईर्ष्यक, वक्री एक छूट गया है। वक्री क्या है, संतान टेढ़ी मेढ़ी आकृति की होती है, और ये किस वजह से होता है कि स्त्री की अनिच्छा और विषमासन मैथुन। विषमासन मैथुन में एक्चुअली क्या पॉइंट है कि कुछ पर्टिकुलर फिक्स
बताया हुआ है इन्होंने, मैथुन से रिलेटेड सारी क्रियाओं का वर्णन किया हुआ है और आचार्य कहते हैं कि इसके विपरीत अगर किया जाएगा तो बुरी संतान की प्राप्ति होगी, तो वही बोला हुआ है कि विषमासन मैथुन। उसके अलावा ईर्ष्यक, ईर्ष्यक में क्या है कि कैसी संतान उत्पन्न होगी, जो अन्य को मैथुन करता देखकर स्वयं प्रवृत्त हो जाए, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है, माता पिता ईर्ष्यालु हैं और ईर्ष्यालु जब वो थे उसी टाइम पे ये उन्होंने मैथुन कर्म किया, जिस वजह से जो संतान की उत्पत्ति हुई है वो ईर्ष्यक हुई है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है नरषंडज। अब नरषंडज में क्या होता है कि जब दुबला पतला, हाँ तो मैं बता रही थी नरषंडज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि जब दुर्बल आप नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पे से लिखा है कि जब दुर्बल अल्प शुक्र आतर्व वाले स्त्री पुरुष, ठीक है, प्लस बिना काम उत्तेजना प्लस मैथुन शक्ति भी मंद है, तो यहाँ पे आपको लिखना है जब दुर्बल अल्प शुक्र आतर्व वाले स्त्री पुरुष बिना काम उत्तेजन के मैथुन शक्ति मंद, इस टाइम पे और क्या होगा, यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे जो जाइगोट है उसमें शुक्र की अधिकता है, शुक्र की अधिकता है। तो इस सिचुएशन से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो नरषंडज होगी, यानी पुरुष नपुंसक होगी। आप लिख लीजिएगा कि नरषंडज में क्या है कि जब दुर्बल अल्प शुक्र आतर्व वाला स्त्री पुरुष प्लस बिना काम उत्तेजन तेजना के प्लस मैथुन शक्तिमंद प्लस शुक्र आधिक्य, तो नरषंडज पुरुष नपुंसकता ये बनेगा। और नारी षंडज में क्या है, स्त्री नपुंसक, सारी चीजें सेम रहेगी, बस ये हो जाएगा इस बार आतर्व की अधिकता रह जाएगी, तो नारी षंडज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो संस्कारवाही षंड। इसमें क्या है कि देखो हमें पता है कि संस्कारो गुणांतर धानम, ठीक है, संस्कारो ही गुणांतर धानम। इसमें क्या होता है कि संस्कारवाही षंडज में कि एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वाजीकरण औषधि सेवन से या किसी चिकित्सा के माध्यम से पुरुष की जो मैथुन शक्ति है वो उत्पन्न करेंगे, और यही चीज़ संस्कारवाही कहलाती है, ये पॉसिबल होता है इसमें, ठीक है। तो संस्कारवाही और इसमें होता क्या है कि संस्कारवाही में ये सिचुएशन ऐसा ही कुछ पुरुष के साथ हुआ रहता है, तो ऐसे ही आगे चल के जो संतान होती है वो भी संस्कारवाही षंडज बनती है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब वातिक षंडज में क्या है कि विकृत वायु होती है प्लस विकृत पित्त होता है। ये वायु और पित्त जो विकृत होता है ना, ये गर्भ में जो स्थित बालक है या जो भी गर्भ है उसका व्रंशण का नाश कर देते। तो वातिक षंडज में आप लिख लीजिए विकृत वायु प्लस विकृत पित्त, एरो लगा के लिखेंगे, क्या करते हैं, गर्भस्थ बालक का व्रंशण नाश, गर्भस्थ बालक का व्रंशण नाश ये करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संग्रहती गर्भिणी लक्षण, ठीक है। संग्रहती गर्भिणी लक्षण का मतलब है अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका श्लोक दिया हुआ है, ये आपको याद करना है, निष्टिवी का गौरव अंग सादस्त तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बाजी ग्रहणम च क्या लिखा है, योन्याम गर्भस्थ संघो अनुगतस्थ लिंगम, ये सारे इसके लक्षण है। आपको श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो मेन ध्यान रखेंगे क्या 8 लक्षण दिए हुए अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भिणी स्त्री के, निष्ठीवन एक्सेसिव सलाइवेशन, गौरव भारीपन, तृप्ति, अंगसाद मतलब बॉडी पेन टाइप, ठीक है, तंद्रा आलस्य टाइप, प्रहर्ष मतलब मिक्स इमोशंस टाइप, हृदय व्यथा वही बेचैनी रहेगी हृदय में, योनि द्वारा बीज का ग्रहण, ये सारे उसके लक्षण हैं। अब ये सुश्रुत वाले आपको नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे। अब चरक का देखिए, चरक क्या कहते हैं कि कन्या संतान के कैसे लक्षण है, कि जो गर्भिणी स्त्री है वो कन्या संतान को जन्म देगी, इसके क्या लक्षण है। तो क्या होगा इसमें, गर्भिणी का वाम अंग चेष्टाएं करेगी, सारी वाम अंग की चेष्टाएं करेगी, वाम स्तन से दुग्ध की प्रवृत्ति होगी, स्त्री के वाम कुक्षी में उभार रहेगा, उसके अलावा नाच वृत्त गर्भा, ओके, उसके अलावा पुरुषार्थिनी स्त्री, एक सेकंड में इसका बुक में से रेफरेंस बताती हूँ कि ये कहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ तो ये बुक में दिया हुआ है पेज नंबर
789 पे श्लोका नंबर 24 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और पुरुष संतान में क्या है, जो भी स्त्री संतान में दिखेंगे उसके अपोजिट लक्षण दिखेंगे, और नपुंसकता में मिश्रित दिखेंगे, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा अब क्या है, धार्मिक कार्य करेंगे तो हर्ष की उत्पत्ति होगी, अधार्मिक कार्य करेंगे तो हमें शोक की उत्पत्ति होगी। उसके अलावा दोषों का सूत्र संशोधन दिया हुआ है कि जैसे वात है वो क्या है, ग्रीष्म में संचय होगा और उसको अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो अभ्र काल में उसे निकालना चाहिए। एक्चुअली अभ्र काल क्या है कि इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वर्षा और श्रावण के मध्य का ये काल होता है, ठीक है। उसके अलावा पित्त का संचय होता है वर्षा में, निकालना चाहिए शरद में। कफ का संचय हो रहा है हेमंत में और इसे बाहर निकालेंगे बॉडी से वसंत में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर 2 रहता है, इसके अलावा और कुछ भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर। खुड्डिका का मतलब होता है शॉर्ट में देखो लिखा भी है, अवक्रांति का मतलब होता है कि उत्पत्ति से आरंभ हो, उत्पत्ति के आरंभ होने से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे गर्भ उत्पत्ति की सारी बातें हमें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो यहाँ पे भारद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर किए जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन याद करना है। इस चैप्टर में मेन है गर्भाव उत्पादक भाव। तो आत्मज 22, सत्वज 18, मात्रज 20, पित्रज 10 और रसज होते हैं 6, सात्मज होते हैं 8। अब देखो ये लिखे भी हुए हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। मात्रज 20 क्या है, त्वक, रक्त, मांस, मेद, वपा को हम लोग ओमेंटम से रिलेट करते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, इस तरीके से, और 15 कोष्ठांग, ठीक है, ये मात्रज भाव है। पित्रज क्या रहते हैं, अस्थि, शुक्र, धमनी, सिरा, स्नायु, नख, दंत, केश, लोम, शमश्रु, शमश्रु मतलब दाढ़ी, ठीक है। उसके अलावा धमनी मतलब आर्टरीज, सिरा मतलब वेन्स और स्नायु मतलब लेगामेंट्स, ओके। रसज 6 भाव रहते, क्या रहते हैं, शरीर की अभिनिवृत्ति मतलब शरीर का फॉर्मेशन, शरीर की वृद्धि, शरीर को बढ़ाना, प्राण अनुबंध, शरीर का आत्मा से संबंध स्थापित करना या लिविंग बनाना, चेतन बनाना, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, ये सारी चीजें। सात्म्यज में आता है आरोग्य, अनालस्य, अनुलोप तत्व मतलब कि अनालस्य का मतलब आलस नहीं करना, लोलुप्त का मतलब होता है कि लोभ नहीं करना किसी चीज का, ठीक है। उसके अलावा बीज संपत्त, तो बीज संपत्त का होता है कि शुद्ध गुण युक्त शुक्र बनवाना, ठीक है। उसके अलावा इंद्रियों की प्रसन्नता, जो कि यहाँ पे छुप गया, इतना डार्क प्रिंट है पीछे। फिर स्वर संपत्त मतलब कि स्वर को शुद्ध कराना, वर्ण संपत्त वर्ण को शुद्ध कराना, प्रहर्ष संपत्त मतलब कि सदा प्रत्येक कार्य में आनंदित रहना, ये सारी जो क्रियाएं ये सात्मज है। आत्मज क्या होते हैं, 22 भाव होते हैं, यही सब, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आए। प्राण, अपान, प्रेरण, धारण, विभिन्न योनियों में जन्म, ठीक है, मन, इंद्रिय, आयु, आत्मज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, बुद्धि, प्रयत्न, अहंकार, चेतना, धृति, स्मृति, वर्ण, स्वर, आकृति, ये सारी चीजें आत्मज में आती हैं। सत्वज में क्या आता है, भक्ति, शील, शौच, शौच का मतलब होता है शुद्धि, ठीक है। मार्दव मतलब बॉडी की कोमलता, उत्साह, तंद्रा, भय, क्रोध, शौर्य, मोह। मातस्य, मातस्य को हम रिलेट करेंगे कि दूसरों की वृद्धि नहीं देख सकता, जो चिढ़ता है दूसरों से, वो, ठीक है। द्वेष, त्याग, गांभीर्य, स्मृति, अनव्यवस्थित्व, अनव्यवस्थित मतलब चंचलता, ठीक है, तीक्ष्णता, बहुत तेज है कोई, और अन्य भाव, ये सारी बातें। अन्य भाव कोई मतलब नहीं है, इतना ही यहाँ तक ध्यान रखना है इसे। हाँ, अन्य भाव में मतलब इसके अलावा और भी जो भी मानसिक चीजें रहती हैं वो सारी आ जाएंगी, कि कुछ छूट गई हो तो वो। अब देखो हमें ध्यान रखना है, ये मात्रज, पित्रज, ये कुछ यहाँ से ध्यान नहीं रखना है। सीधे आओ, देखो बल और वर्ण इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ ना, आप इसको सही करना कि स्वर और वर्ण ये दो ऐसी चीजें जो सात्म्यज में भी आ रही हैं और आत्मज में भी आ रही हैं। स्वर और वर्ण सात्म्यज और आत्मज दोनों में आ रही हैं। उत्साह रसज और सत्वज में आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है। द्वेष और स्मृति आत्मज और सत्वज दोनों में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म यहाँ पे आती है जो रहती है जाति स्मर, तो सात्विक मन का व्यक्ति जिसे पूर्व जन की स्मृति रहे वो जाति स्मर कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। चैप्टर 3 यहीं तक रहता है, आप फालतू बुक में मत पढ़िएगा। अब आता है चैप्टर 4 महती गर्भाव क्रांति शारीर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पूरे 9 महीने में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले क्या है,
एक सेकेंड, ऋतुमती, ये सारे श्लोक की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। गणेश गुरु था। अच्छा, ये चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 है। मुझे याद है कि हमारा चैप्टर 2, 1 और 4 और 8 मैं अभी बता दूंगी बाद में। 5th चैप्टर पे आते हैं, पुरुष विचय शारीर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही है कि लोक पुरुष में, लोक में मतलब धरती में और पुरुष के भाव में क्या सिमिलरिटीज हैं, वो सारी बातें यहाँ पे ध्यान करनी है चैप्टर में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी जो है वो पुरुष के मूर्ति भाव से, ठीक है। अप जो है जल है मतलब क्लेद से, तेज जो है वो अभिसंताप से, बॉडी टेम्परेचर से, वायु जो है वो प्राण से रिलेटेड है, आकाश छिद्र से, बॉडी में जो भी खाली स्थान या होल्स वगैरह, ठीक है। तम जो है वो मोह से, अंतरात्मा ब्रह्मा से, अंतरात्मा की विभूति ब्रह्मा की विभूति से, मन ब्रह्मा की विभूति प्रजापति से मतलब ठीक है। इंद्रिय और अर्थ विश्वदेव से, अश्विनी कुमार से कांति होती है, अहंकार इंद्र से, पुरुषज भाव, ये सारी वही नॉर्मल सी बातें हमें ध्यान हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, ये सारी आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है। अब आता है षड धातुज पुरुष की 5 दशाएं, ठीक है। तो क्या होती हैं षड धातुज पुरुष की 5 दशाएं? हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपलव और वियोग। दुखों का आ जाना जो होता है वो उपलव कहलाता है। वियोग का मतलब किसी चीज से बिछड़ जाना, ओके। वृद्धि का मतलब कि बॉडी का, शरीर का बढ़ना वृद्धि है। उत्पत्ति का मतलब कि कैसे उत्पत्ति हुई है शरीर की, और हेतु का मतलब है कि क्या उस उत्पत्ति के पीछे के कारण थे। उसके अलावा प्रवृत्ति के क्या है? 8 भेद, अहंकार, संग, विप्रत्य, संशय, संप्लव और अभ्यव्रात, अविशेष, अनुप्राय। और फिर यहाँ पे मोक्ष के बारे में थोड़ा सा बताया कि मोक्ष के पर्याय ये सब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो मेन यही है कि भाव पूछ लिए जाते हैं, लोक और पुरुष भाव बता दो, और इस चैप्टर से ऐसा कुछ खास नहीं आता है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि आता क्या है। तो चलिए फिर, मैंने अभी आपको 2, 3 और 5 ये 3 ही चैप्टर्स पढ़ाए हैं। आगे के मैं अभी फिर दोबारा से रिकॉर्ड करके भेजती हूँ।